हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ SSC CHSL के 2024 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे उसका 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस 100% ऑथेंटिक हैं, एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। इसके पहले मैंने CHSL 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस का और भी वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ वो कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आप जब आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को देंगे तो उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उससे क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। और एक बात बता दूं, मेरे कंटेंट्स इंग्लिश में होंगे और मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूंगी। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच करें, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप इस तरह से अगर जीके का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भटियाली फोक म्यूजिक मोस्टली संग बाई फिशरमैन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भटियाली फोक म्यूजिक जो होता है वो किसके द्वारा गाया जाता है, फिशरमैन के द्वारा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो और भी बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स के फोक म्यूजिक्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आंध्र देख लेते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा होता है, मडिगा डप्पू, माला जमिडिका। असम में क्या क्या होता है, बिहू गीत, टोकरी गीत, कामरूपी लोकगीत, गोलपरिया लोकोगीत और बौद्ध गीत। बिहार में क्या क्या होता है, सोहर, सामडुआन एंड नाचरी। छत्तीसगढ़ में क्या क्या होता है, पंडवानी। गुजरात में क्या है, गरबा, दोहा और सानेडो। झारखंड में क्या क्या है, झुमैर, डोमकच। कर्नाटक में क्या क्या है, भाव गीत, डोलू कुनीता। महाराष्ट्र में क्या क्या है, भाव गीते, लावनी, पोबड़ा, भजन, प्रवचन, भक्ति गीत, नाट्य संगीत, भरूद, गोंधल, ललिता, अभंग एंड तुम्बाड़ी। उड़ीसा में क्या क्या है, संबलपुरी, ललिता। पंजाब में क्या है, महियान। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या है, क्या गाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट में बेसिकली क्या होता है, सूफी फोक रॉक होता है। नॉर्थ इंडिया में क्या क्या होता है, बिरहा होता है, जो कि नॉर्थ इंडिया के सारे पार्ट में ये सारे स्टेट्स में गाया जाता है। आगे है तमिलनाडु में है नट्टूपुरा पडलगल, बिल्लू पट्टू। तेलंगाना में क्या है, जनापड़ा ग्यालू। वेस्ट बंगाल में क्या क्या है, तमांग सेलो, बुआल्स, बहुला, भटियाली और कीर्तन। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स के फोक म्यूजिक्स हैं उसे याद रखना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप लोग अगर बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो आर 5-year plans of India along with their duration, which of the following are correctly matched। तो यहाँ पे 5-year प्लान से पूछा गया है और इसे मैच करने के लिए बोला गया है। तो देख लेते हैं। सेकेंड 5-year प्लान का ड्यूरेशन क्या दिया गया है, 1956 से लेकर 1961। थर्ड 5-year प्लान का दिया हुआ है 1961 से 66 और फोर्थ का दिया हुआ है 1966 से 71। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो सेकंड है, तो सेकंड का ड्यूरेशन क्या है, 1956 से 1961। तो ये राइट हो गया। थर्ड का क्या है, थर्ड का 1961 से 1966। तो यहाँ पे भी दिया गया है 1961 से लेकर 1966, तो ये भी सही हो गया। फोर्थ का है 66 से 71 दिया गया ऑप्शन में, लेकिन जो फोर्थ है यहाँ पे क्या है 1969 से लेकर 1974। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये है जो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से ए और बी है जो
ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारे 5 ईयर प्लान्स को देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, सेकंड 1956 से 1961, थर्ड 1961 से लेकर 1966 और 5 ईयर प्लान्स के बाद क्या आया, प्लान हॉलीडे आया, जो कब से कब रहा, ये 3 ईयर्स के लिए रहा, 1966 से लेकर 1969। आगे आया फोर्थ 5 ईयर प्लान जो 69 से रहा 74 तक। आगे आया फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वो ओनली 4 ईयर्स के लिए ही है। आगे है फोर्थ और फिफ्थ के बाद क्या आया, रोलिंग प्लान आया, जो कि 2 ईयर्स के लिए रहा, 1978 से लेकर 1980 तक। आगे सिक्स्थ ईयर प्लान आया, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 1985, सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990। उसके बाद आया एनुअल प्लान जो कि ये भी 2 ईयर्स के लिए रहा, 1990 से 1992। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 से 1997। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक रहा। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 और लास्ट 12th 5 ईयर प्लान कब से कब रहा, 2012 से 2017। तो सारे 5 ईयर प्लान्स के डेट को अच्छे से याद रखना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अलायंस पार्टनर IPFT रिसीव्ड द पद्मा श्री अवार्ड पास्थुमियसली इन 2023। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2023 में कौन से फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर और जो कि मतलब पहले स्टेट मिनिस्टर भी थे और बीजेपी अलायंस पार्टनर IPFT के प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से उनको अवार्ड दिया गया पद्मश्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र चंद्र देवरामा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें 2023 का पद्मा अवार्ड से पूछा गया। तो आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम 2025 में एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ पे 2024 का आपको पद्मा अवार्ड्स को और भारत रत्न को याद रखना है। तो आपको पद्म विभूषण और पद्मश्री सारे को याद रखना है। तो मैं एक अलग वीडियो में पद्मा अवार्ड्स जो 2024 में दिए गए हैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये IPFT क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। और ये किसके अंडर में काम करता है, ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करता है। तो ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो पार्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट था पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कितने कॉन्टिनेंट्स है, 5 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि पहले एक लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना, और यही बाद में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ये इसका फिर नाम क्या हो, कौन से पार्ट, जो पार्ट में डिवाइड हुआ उसका क्या क्या नाम पड़ा, इसमें क्या क्या था, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एंड न्यूजीलैंड। तो ये सब पार्ट में ये डिवाइड हुआ। तो डिवाइड होने के बाद अब देख लेते हैं कि जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो कौन सा है। ये पार्ट को पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, जो कि थ्री ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको पेनिनसुलर बोलते हैं। तो ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट और ये हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट था पहले, अफ्रीकन,
कॉन्टिनेंट का पार्ट था। तो इस तरह से डायग्राम से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट था वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर डिड जॉनसन निकोलस ब्राउनस्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी प्रपोज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जॉनसन निकोलस ब्राउनस्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी ने एसिड्स और बेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से ईयर में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डीएनए के रिस्पेक्ट में ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कौन से मेन फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने SSC CHSL 2024 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैंने एक अलग से पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो बनाया है। उसके 4 पार्ट हैं, उसमें से 3 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिया है, 1 पार्ट और डालना है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद ही अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने साइंस के क्वेश्चंस को अलग से वीडियो बनाया है उसके लिए। तो वहाँ आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लंगवीर नृत्य इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो लंगवीर नृत्य है वो कौन से स्टेट का फोक डांस है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर में मैंने फोक म्यूजिक के बारे में बताया था और नीचे में फोक डांस के बारे में पूछा गया है। तो फोक डांस और फोक म्यूजिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो लंगवीर नृत्य है वो कौन से स्टेट का है, ये है उत्तराखंड से। अब हम लोग जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस में स्टेट्स हैं, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट्स का हम लोग फोक डांस को देखेंगे, क्योंकि एक टाइम पे सारे स्टेट्स का फोक डांस को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग 3-4 स्टेट्स इस तरह से करके फोक डांस, उसके फोक डांसेस को याद रख सकते हैं। तो देख लेते हैं उत्तराखंड में क्या क्या होता है। पांडव नृत्य, चंचरी, भोटिया डांस, छपेली, झुमेलिया, थाली, बाजूबंद, चोलिया, लंगवीर नृत्य, जगर, झोरा, रामोला, भरतनाट्यम एंड छोलिया। ये हो गया उत्तराखंड का। गुजरात का क्या क्या होता है, डांडिया रास, गरबा रास, रास डांस, भवई, हुडो, पधार, सिड्डी धमल एंड टिप्पणी। ये है गुजरात का डांसेस, फोक डांसेस। हरियाणा का क्या क्या है, फाग, खोरिया, धमल, घूमर, झूमर, गुग्गा, लूर और संग। तो जो घूमर है वो राजस्थान का भी है और हरियाणा का भी है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। इसमें है चारकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी। तो यहाँ पे जो कथक है वो क्लासिकल डांस भी है और इसे फोक डांस भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेयर कैन यू फाइंड इमोटिकॉन्स इन द इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन विंडो। पूछा जा रहा है कि जो मैसेजिंग कन्वर्सेशन विंडो होता है उसमें इमोटिकॉन्स, तो जिसे जनरली इमोजीज भी बोलते हैं, वो कहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो। तो यहाँ हमने एक पिक्चर लिया है चैट विंडो का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सब जो मैसेजिंग है उसमें जो इमोजीज होते हैं, जिसे इमोटिकॉन्स भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है, इस प्लेस पे है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज हैज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली 100% डिजिटली लिटरेट पंचायत। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया का कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में इंडिया का फर्स्ट फुल्ली 100% साक्षर पंचायत, डिजिटली साक्षर पंचायत को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये कौन से स्टेट का है, केरला का हो जाएगा। इसका राइट आंसर केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द
2011 का सेंसस ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट के पीपल हैं, लोग हैं जो इंडिया से बाहर माइग्रेट किए हैं, इंडिया में दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, जियोइड इज डैश ऑफ द अर्थ। तो जो जियोइड क्या है अर्थ का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साइज। तो जियोइड क्या होता है बेसिकली, ये किसे बोला जाता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसका शेप कैसा होगा, इरेगुलर शेप्ड, उसका बॉल का इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होगा, तो उसे जियोइड बोला जाता है। और तो इस तरह से जो अर्थ है उसका शेप है वो बिल्कुल राउंड नहीं है, गोल नहीं है, इसीलिए इसके शेप को क्या बोला जाता है, जियोइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। इसमें पूछा जा रहा है कि बृहत कथा कोश के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेना। तो हम लोग यहाँ पे बृहत कथा के नेम से दो तरह के बुक होते हैं, बृहत कथा और बृहत कथा कोश। तो हम लोग दोनों के डिफरेंस को देख लेते हैं कि उसके लेखक कौन है, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है और वो किसके बारे में है। तो बृहत कथा को किसने लिखा है, ये लिखा गया है गुणाध्या, जो कि सतवाहना का किंग हाला जो था उसके कोर्ट में ये राइटर थे, ऑथर थे। तो बृहत कथा किसके द्वारा लिखा गया, गुणाध्या के द्वारा। और बृहत कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया हरिसेना के द्वारा। और बृहत कथा है वो कौन से लैंग्वेज में है, ये पाइसाकी लैंग्वेज में है, और बृहत कथा कोश संस्कृत लैंग्वेज में है। बृहत कथा किसके बारे में लिखा गया है, ये एक इंडियन इपिक है, डैट मीन्स इसमें इंडियन एंशियंट टाइम के इंडियन पोएम्स ये सब के पोएम्स लिखे गए हैं और महाकाव्य हैं, डैट मीन्स। और जो बृहत कथा कोश है वो उसमें जैन के बारे में बताया गया है, उनके आइडियोलॉजी के बारे में बताया गया है। आगे देख लेते हैं एंशियंट टाइम के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स थे उसके ऑथर को देख लेते हैं। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। नागनंदा, इसके राइटर कौन है, हर्षवर्धन। नाई सदाचरिता, इसके कौन है, श्री हर्ष। मृच्छकटिका, इसके कौन है, शुद्रक। गीता गोविंदा, जयदेव। नवरत्ना, वीरसेना। मुद्राक्षस, विशाखदत्त। राजतरंगिणी, कल्हन। कथा सरिता सागर, सोमदेव। कामसूत्रा, बातसयना। प्रश्नोत्तर मल्लिका, इसके कौन है, अमोघ। तो प्रश्नोत्तर मल्लिका के कौन है, अमोघ वर्षा। आगे है स्वप्ने बद्धतम, इसके कौन है, भाषा। बुद्धचरिता के कौन है, अश्वघोष। आगे है नाट्य शास्त्र के कौन है, भरत। अभिज्ञान शकुंतलम के हैं, कालिदास। विक्रमोर्वशी, इसके भी कालिदास। रघुवंशम के भी कालिदास। अमरकोशा के हैं, अमर समहा। सूर्य सिद्धांत के कौन है, आर्यभट्ट। पंचतंत्र के हैं, विष्णु शर्मा। नीतिसारा के हैं, कमंडका। ऐहोल प्रशस्ति के रवि कीर्ति। इंडिका के कौन है, मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र के कौन है, कौटिल्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम थोड़ा अजीब हैं, लेकिन आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया में सिटीजनशिप के जो अधिकार हैं उसे रेगुलेट करने का पावर किसको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को जो ये पावर है सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट करने का,
वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? आर्टिकल नंबर 11। और ये जो सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? ये आया था 1955 में। तो इंडिया में सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 वेज हैं। देख लेते कौन कौन से हैं। ये है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। तो बाय बर्थ मतलब जन्म, अगर जन्म ही अगर इंडिया में हुआ तो आप खुद ही सिटीजनशिप बन जाएंगे इंडिया के। बाय डिसेंट डैट मीन्स पहले से पूर्वज अगर रहते आ रहे हैं तो उससे भी हो जाएंगे, सिटीजनशिप मिल जाएगा। बाय रजिस्ट्रेशन करवा के। बाय नेचुरलाइजेशन डैट मीन्स कि जो लिमिटेशन होता है किसी भी कंट्री का कि आप 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर जो भी किसी भी कंट्री का होता है, इतने दिन इतने ईयर्स आप रहेंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये हो गया नेचुरलाइजेशन में। उसके बाद है बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। किसी भी टेरिटरी को आप एक्वायर कर लेते हैं उसमें भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये 5 टाइप्स हो गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया में। तो इसका ट्रिक है, एक ब्रांड है BRAND, B फॉर बर्थ, R फॉर रजिस्ट्रेशन, A फॉर एक्विजिशन, N फॉर नेचुरलाइजेशन और D फॉर डिसेंट। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सकेवा इज a religious festival celebrated by किरात खम्भू राय कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो सकेवा फेस्टिवल होता है वो कौन सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? किरात खम्भू राय कम्युनिटी के द्वारा। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो ये भी याद कर सकते हैं कि किरात खम्भू राय कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करता है? ये सिक्किम से बिलोंग करता है। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसके रिलीजियस फेस्टिवल्स को देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से पूछने के ज़्यादा चांसेस होंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स से। तो पहला है सिक्किम। सिक्किम में क्या क्या होता है? माघे संक्रांति, गुड फ्राइडे, सकेवा, सागादावा, लोसुंग, सोनम लोचार, लोसर होली, रामनवमी। आगे है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें है सियांग रिवर फेस्टिवल, पांगसऊ पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग, नयोकुंभ, लोसार फेस्टिवल जो कि किसके द्वारा मनाया जाता है? मोनपा ट्राइब के द्वारा। और है ड्री फेस्टिवल, बोरी बूट, लोकू, संकेन, मोरीलैंग। तो ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स। मणिपुर की क्या क्या है? गंग नगई, लुई नगैनी, यसोंग जिसे डोल यात्रा भी बोला जाता है, चैरोवा जो कि मणिपुर का एक न्यू ईयर होता है, कांग जो कि मणिपुर का रथ यात्रा होता है। उसके बाद है हैकुरी हितोंगवा, लाई हरोवा, कूट जो कि कुकी चीन मिजो के द्वारा उन लोगों का फेस्टिवल होता है, चुम्फा ये टैंगखुल नागास के द्वारा मनाया जाता है, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, संगई और निंगोल चकखोवा। तो ये हो गए मणिपुर के फेस्टिवल्स। तो इस तरह से आगे है नागालैंड का। तो नागालैंड में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? हॉर्नबिल, मोट्सू, एवलेंग, हेगा, बुसू, सक्रेनई, मिमकूट, टसुखेनई, सुमीनागा, टुलुनी, एलोंग, ल्यूरा फानित फेस्टिवल, नाकनुलुएम, मिमकुट, सक्रेनई और योसेंग। ये सब हो गए नागालैंड के फेस्टिवल। नेक्स्ट देख लेते हैं मिजोरम का। मिजोरम में क्या क्या होता है? बीजू, चापचारकूट, मिमकूट और फॉलकूट। तो मिजोरम में जितने भी किसी भी नेम ऑफ फेस्टिवल्स के आगे कूट लगा हुआ रहेगा तो ये कहाँ से रहेगा? मिजोरम का होगा। आगे है मेघालय का। इसमें यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? सारसुक मैंसियम, नोंगक्रेम फेस्टिवल, बहदियान कलाम फेस्टिवल, सारसुकरा, बांग्ला फेस्टिवल, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। आगे है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? खर्ची पूजा,
पिलाक फेस्टिवल, अशोक अष्टमी फेस्टिवल और गरिया पूजा। तो ये सब हो गए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उसके फेस्टिवल। तो ये सब आप लोगों को रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द ट्रेड बैलेंस ऑफ अ कंट्री। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो ट्रेड बैलेंस होता है किसी कंट्री का वो क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो किसी भी कंट्री का ट्रेड बैलेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग जितने भी इम्पोर्ट होंगे और एक्सपोर्ट होंगे दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रेड बैलेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स हैं उसमें कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। तो ये हो जाएगा पार्ट 3, राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 3। तो हम लोग सारे पार्ट्स को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन श्योर बनते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी कौन जो जो इम्पोर्टेंट होंगे, और यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स भी डाला है जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में अगर कुछ डाउट होगा तो आप वहाँ पे इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका आर्टिकल्स है 1 से लेकर 4 तक। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। पार्ट 5 द यूनियन, आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 6 द स्टेट्स, आर्टिकल्स 152 to 237। पार्ट 7 स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड, इसका आर्टिकल था 138। तो ये तो रिपील्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, 5 नहीं 6 तक ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना है। तो आगे चलते हैं, आगे है पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल्स 239 to 242। पार्ट 9 पंचायत, जिसका आर्टिकल है 243 to 243O। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पार्ट 9A म्यूनसिपलिटीज, आर्टिकल 243P to 243ZG। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है 9A। नेक्स्ट है पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका आर्टिकल्स है 243ZH to 243ZT। नेक्स्ट है पार्ट 10 शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल्स 244 to 244A। पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 245 to 263। नेक्स्ट है पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, का आर्टिकल्स है 264 to 300A। नेक्स्ट है पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया, आर्टिकल्स 301 to 307। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल्स 308 to 323। नेक्स्ट है पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल्स 323A to 323B। नेक्स्ट है पार्ट 15, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शंस, इसका आर्टिकल्स है आर्टिकल 324 to 329A। नेक्स्ट है पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल्स 330 to 342। नेक्स्ट है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 343 to 351। नेक्स्ट है पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल्स 352 to 360, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 19 मिसलेनियस, आर्टिकल्स 361 to 367। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स 368, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 to 392। और लास्ट पार्ट है पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड, और इसे रिपील कर दिया गया है, इसका आर्टिकल है 393 to 395।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, डेट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसमें पूछा जाता है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स का वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है इंडिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मैंने, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी माउंटेनियरिंग और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है उसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो देख लेते हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यह कहाँ है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स ये कहाँ है, पहलगांव जम्मू कश्मीर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स ये कहाँ है, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। आगे है सोनम गाइट्सो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ये कहाँ है, गैंगटोक सिक्किम में है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स ये कहाँ है, मनाली हिमाचल प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग माउंट आबू राजस्थान में है। गार्डियन गिरी प्रेमी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग GGIM ये कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये हो गए इम्पोर्टेंट माउंटेनियरिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट इंडिया के। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया ने एशियन गेम्स को कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम होस्ट किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। तो एशियन गेम्स के बारे में कुछ डिटेल को देख लेते हैं। तो एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और ये हर 4 साल पे खेला जाता है। किसके द्वारा, ओनली एशिया के एथलीट्स के द्वारा। इसमें ओनली एशिया के ही एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सबसे फर्स्ट टाइम कब खेला गया था, 1951 में। और ये कहाँ पे खेला गया था, न्यू दिल्ली में। आगे है इंडिया ने 1951 में और 1982 में एशियन गेम्स को होस्ट किया है। तो इंडिया ने ओनली 2 टाइम्स ही एशियन गेम्स को होस्ट किया है। अब देख लेते हैं जो लेटेस्ट वाले एशियन गेम्स हुए हैं, जो कि कब हुए हैं, 2022 में हंगजाओ चाइना में हुए हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे, उसके पहले देख लेते हैं क्योंकि एशियन गेम्स 4 साल पे होते हैं। तो नेक्स्ट एशियन गेम्स कब होगा, 2026 में नगोया जापान में, 2030 में होगा दोहा कतर में, 2034 में होगा रियाद सऊदी अरबिया में होगा। तो 22 वाले एशियन गेम्स के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते और इंडिया का रैंक क्या रहा। तो गोल्ड कितने, 28 जीते इंडिया ने, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज 40, टोटल हो गए 106 मेडल्स। और इंडिया का रैंक कितना रहा, रैंक 4 रहा इंडिया का, 4th। इसमें फ्लैग बियर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे फ्लैग बियरर, पिया श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया बिगिनस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन। तो पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में होते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल में को शुरू होते हैं और एंड्स कब होता है इसका, ये होता है 31 मार्च को। तो इस तरह से इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के फाउंडर कौन है, किसने आर्य समाज का स्थापना किया था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती। तो हम लोग हिस्ट्री में जितने भी समाज को स्थापित किया गया था और ये कौन से ईयर में स्थापित किया गया है उसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ब्रह्मो समाज है, इसे किसने फाउंड किया था, राजा राम मोहन रॉय। और इसे स्टार्टिंग में बोला जाता था ब्रह्मो सभा, जब इस्टेब्लिश हुआ था 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। और इसे फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया, ब्रह्मो समाज। इसी को बोला जाने लगा, ब्रह्मो समाज को ब्रह्मो
ब्रह्मो सभा को ब्रह्मो समाज बोला जाने लगा। आगे है बेदा समाज। ये किसने एस्टेब्लिश किया था? केशव चंद्र सेन और सिद्धार्लु नायडू ने इसे एस्टेब्लिश किया था इन मद्रास 1864 ईस्वी में। आगे है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किसके द्वारा बनाया गया? ये केशव चंद्र सेन के इन्फ्लुएंस में उनके साथ मिलकर किसके द्वारा बनाया गया? महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बॉम्बे में बनाया था। आगे सत्यशोधक समाज। इसे बनाया ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में। और आगे है आर्य समाज। ये किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? मानिक चंद्र वाटिका इन बॉम्बे में। और इसे 1877 में इसे बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है देवा समाज। ये किसने फाउंड किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में फाउंड किया। तो यहाँ पे मैंने जो भी समाज का लिस्ट बनाया है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। डैट मीन्स 1828 के बाद 1864, उसके बाद 1867, उसके बाद 1873, उसके बाद 1877, उसके बाद 1887। तो इस तरह से आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर बाय ईयर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड? तो इसमें पूछा जा रहा है कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। तो जिन्होंने चेस बोर्ड को देखा होगा उसमें देखा होगा किस तरह से स्क्वायर बने होते हैं। तो ये कितने होते हैं वहाँ पे 64 स्क्वायर्स होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। दलेर मेहंदी इज अ फेमस सिंगर ऑफ पॉप सॉन्ग्स मेनली इन विच इंडियन लैंग्वेज? तो दलेर मेहंदी जो है पॉप सिंगर है वो कौन से इंडियन लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ विच ऑफ दिस टूल्स? तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो एवरेज फंक्शन होता है वो कौन से टूल्स के अंदर होता है, उस किसके ड्रॉप डाउन से हम लोग एवरेज फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो सम। यहाँ पे मैंने MS एक्सेल से एक पिक्चर लिया है। तो ये भी क्वेश्चन MS एक्सेल से है। तो हम लोगों ने देखा पहले भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो MS एक्सेल से ही पूछे गए हैं कंप्यूटर के। तो आप लोगों को MS एक्सेल को अच्छे से उस तरह से वर्क करना होगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो MS एक्सेल जब आप लोग कंप्यूटर में ओपन करेंगे खोलेंगे तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन मिल जाता है। फाइल, होम, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। तो इसमें से फार्मूला पे जाना है क्योंकि जैसा कि पता है कि जो एवरेज है वो एक फार्मूला के अंदर ही आएगा। तो फार्मूला पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे ऑटो सम का एक सेक्शन मिलेगा क्योंकि जैसा कि पता है कि एवरेज में सम का ही फंक्शन होता है। तो उसके बाद ऑटो सम में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल कर आएगा सम, एवरेज और काउंट नंबर, मैक्स, मिन और मोड फंक्शन। ये सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर एवरेज पे क्लिक करना है तो आपका ये फंक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑटो सम फंक्शन के अंदर एवरेज का जो फंक्शन होता है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन डिक्रीजिंग सिंस? तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से ईयर से डिक्रीज होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर इज 1981। और इसका हम लोग देख सकते हैं इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से ईयर में क्या रहा। तो 1951 में इसका कैलकुलेट नहीं किया गया होगा। 1961 में 21.6 था, 1971 में 24.8 था, 1981 में 24.7 था, 1991 में 23.9 था, 2001 में
21.5 था, 2011 में 17.7 था। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है, लेकिन 71 से 81 पे जाने पे ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. दिस इज ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन. एज ऑफ मार्च 2024, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. इसमें पूछा जा रहा है कि 2024 मार्च के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन कौन थे. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव. तो हम लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में देख लेते हैं. ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है. डैट मीन्स कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और या फिर गवर्नमेंट के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता. ये पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट्स को लाकर किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है और इसे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया जाता है और उसे फिर कोई कुछ सर्टेन पावर्स भी दिया जाता है जिसके अंडर वो काम करता है. तो इस तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी एक तरह का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है. और इसका फंक्शन क्या है, इसे कौन से काम के लिए बनाया गया है, इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क किस चीज़ से रिलेटेड होता है. इसका होता है एनवायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने का इसका फंक्शन होता है, वर्क होता है. और जो ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कौन से एक्ट के द्वारा बना है, ये बना है NGT एक्ट 2010. और इंडिया है जो थर्ड कंट्री है जिसने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को लाया है. किसके बाद, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है. और इसका रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में है. इसके चेयरपर्सन कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव. और इसमें ये किसके अंडर काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंडर में काम करता है. तो इसके अलावा हम लोग और भी एक्ट को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स को जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. तो पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो 1974 में आया है. नेक्स्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में आया है. नेक्स्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो कब आया है, 1981 में. आगे है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है 1986 में. नेक्स्ट है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो आया है 2002 में. और लास्ट है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है 1972 में. तो ये इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे, इसको आपको अच्छे से याद रखना है. तो ये सारे क्वेश्चंस SSC के सारे टाइप्स के जितने भी SSC के टाइप्स में एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे CHSL, CGL, MTS, ये सब सारे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ.